जिनके लहू पे चलती रही सदियों तक सियासत, वो आज भी जिंदा है हक की आवाज़ बनकर। खास मुलाकात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। अब्दुल वहीद शेख, एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की अदालतों, जेलों और इंसाफ के तहखानों में 9 साल तक गूंजता रहा। एक मासूम बेगुनाह जिन्हें 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में आतंक का तमगा पहनाया गया, लेकिन सालों के इंतजार के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि इंसाफ की भी जीत बनी। एक टीचर जो कभी बच्चों को दुनिया फतह करने की तालीम देता था, एक उस्ताद जो बच्चों को समाज की भलाई की दुहाई देता था। वक्त, हालात और जुल्म की दास्तान ने उन्हें सच की स्याही और दर्द की कलम से लिखने वाला एक राइटर भी बना दिया। तो वहीं जेल की अंधेरी कोठरी में खुद के लिए लड़ने के लिए वकील भी आप बन गए। और वकील सिर्फ आप खुद के लिए नहीं बने, आपका मकसद ये है कि कोई और अब्दुल, कोई और रईस या कोई फैज़ान बिना गुनाह जेल की कालकोठरी में सड़ता ना रहे। तो वहीद शेख आज बेगुनाह हैं, आज़ाद हैं और उनके लफ्ज़ अब उन दीवारों को चीर रहे हैं जो कभी उन्हें गुनहगार कहती थी। आप भी ज़रा सोचिए, जो जुर्म, जो गुनाह आपने कभी ना किया हो, उसकी सज़ा आपकी पूरी जवानी खा जाए। 9 साल या 19 साल के लिए आपको 4 दीवारों में जकड़ ले। शायद आपके या मेरे भी हौसले यहाँ पर पस्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से वहीद शेख साहब ने एक अलग इतिहास लिखा। खुद की बेगुनाही के लिए लड़े और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंसाफ की एक तस्वीर बनाई। हालांकि फ़िलहाल जो तस्वीर मेरे साथ स्टूडियो में है, चेहरे पर थोड़ी सी सफ़ेदी भी नज़र आ रही है, थोड़ी सी झुर्रियाँ भी पड़ गई है, लेकिन आंखों में यकीन है, इरादा है सोसाइटी के लिए लड़ने का। एक जज्बा नज़र आ रहा है समाज के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी बाकी बची ज़िंदगी को कुर्बान करने का। वहीद शेख आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरी भी खुशनसीबी है कि मुझे आपसे बात करने का यहाँ पर मौका मिला है। बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है वहीद साहब आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। आपकी शख्सियत को, आपकी जद्दोजहद को मुंसिफ टीवी और हमारे तमाम दर्शकों का सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ कर ही लेते हैं पहले सवाल के साथ। जब आप अरेस्ट हुए थे सबसे पहले, उस वक्त जहन में कौन सी चीज़ें आपके चल रही थी? देखिए, 2006 में जब ATS बॉम्बे ने मुझे अरेस्ट किया तो हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े केस में हम लोगों को फंसाया गया है। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ 13 मुस्लिम नौजवानों को फंसाया था। कोई जुर्म नहीं किया था, कोई सबूत नहीं थे, कोई जाए वारदात पे कोई पाया नहीं गया, लेकिन ATS ने सब लोगों को टॉर्चर करके कन्फेशन लिया, गवाह खड़े किए, रिकवरी बताई झूठी, और इस तरह से वो ट्रायल शुरू हुआ। और खुशकिस्मती से ट्रायल कोर्ट ने मुझे 2015 में रिहा कर दिया, लेकिन जो 12 कैदी थे उनको ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी उन झूठे बुनियादों पर, झूठे सबूतों की बुनियादों पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के आते आते बॉम्बे हाई कोर्ट में ये बात साबित हुई कि सब लोग बेगुनाह थे, ATS की कहानी झूठ थी। और अभी 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे ही कैदियों को बाइज्जत बरी कर दिया। उस वक्त आपको ये एहसास था कि आप इतने लंबे अरसे तक जेल में जाएंगे? जब आप पहली बार गिरफ्तार हो रहे थे, क्या लग रहा था, क्या चीज़ें थी सामने? मुझको तो ये लग रहा था कि बेगुनाह है और शायद पुलिस को कुछ गलतफहमी का शिकार है और शायद पुलिस हमको छोड़ दे। जब असल लोग मिल जाएंगे तो शायद पुलिस छोड़ देगी। कुछ दिन तो हम इस मुगालते में रहे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जब करीब 20,000 पेज की जब चार्जशीट आई हमारे ख़िलाफ़, झूठी चार्जशीट, तो उसको पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ा केस और एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमको फंसाया गया है। और UAPA का जो कानून लगाया गया, MCOC एक्ट लगाया गया, उसके नतीजे में हमें एहसास हुआ कि अब एक लंबे अरसे तक हमें जेल में रहना पड़ेगा, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हमने जमीयत उलमा को अप्रोच किया। जमीयत उलमा ने अच्छे वकील दिए और उनकी मदद से हम लोगों ने फिर कानूनी लड़ाई लड़ी। 9 साल आपने जेल में बिताए। याद आता है कि मतलब ये दिन सबसे ज़्यादा भारी था मुझ पर, मतलब एकदम अजीब सी कैफियत आ गई थी? ऐसा कुछ पर्टिकुलर किसी दिन को लेकर आपको लगा हो? वो तो जो टॉर्चर के जो अय्याम थे, जिसे पुलिस कस्टडी कहते हैं, जिसके दौरान ATS ने मुझे भी और मेरे 12 साथियों को बेइंतहा टॉर्चर किया था। मकसद उनका था कि किसी तरह कन्फेशनल स्टेटमेंट पर दस्तखत ले ली जाए। और मुझे याद है कि पुलिस कस्टडी में ये सितंबर-अक्टूबर की बात है। उस दौरान हम लोगों को ATS टॉर्चर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा था, 3rd डिग्री टॉर्चर की जा रही थी सभी के साथ। और वो ऐसा लग रहा था कि बस क़यामत का दिन है और शायद वो हमारा आखिरी दिन है। अब ये टॉर्चर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और हो सकता है कि हम मर जाए। लेकिन दस्तखत लेने के बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया
और मैं समझता हूँ कि वो टॉर्चर तो रुक गया है, उसके निशानात ज़ख़म मिट गए हैं, लेकिन उसकी यादें और उसकी कर्ब जो है वो आज भी बाकी है। जो किताब आपने लिखी है बेगुनाह कैदी, ये थॉट कहाँ से आया कि मुझे ये लिखना चाहिए, पहले तो ये बात, और दूसरा उस किताब में आपने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो एक आम इंसान की ज़िंदगी को हिला कर रखते हैं कि जेल के पीछे एक अंदर की जो ज़िंदगी है और बाहर की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हैं, और बेगुनाह रह के जेल में रहना ये एक सदमा, ये एक एहसास अपने आप में कितना अलग है। ये इंस्पिरेशन और इस किताब को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। 2006 में जब हम गए तो पहले ही दिन से हमारे जेल जाने के बाद ये ख्याल था मेरे दिल में कि ये बहुत बड़ा केस झूठा बनाया गया, एक साजिश के तहत हमको फंसाया गया है, तो इसको एक्सपोज कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा कि किताब लिख कर के बाहर पहुंचाई जानी चाहिए। हम लोग पता नहीं आज़ाद होंगे नहीं होंगे, सज़ा मिलेगी, कैसे होगा दिन, लेकिन एक किताब के ज़रिए से दुनिया को ATS की हकीकत मालूम हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस तरह से काम करती है, किस तरह से मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता है, किस तरह से 164 का बयान दबाव में डाल कर लिया जाता है, किस तरह से कन्फेशनल स्टेटमेंट टॉर्चर करके लिया जाता है, किस तरह से आपके रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को धमकी देकर दबाव के ज़रिए गवाह बनाए जाते हैं। ये इन सारी चीज़ों को एक्सपोज़ करना ज़रूरी था। तो पहले दिन से मेरे जहन में ख़्याल था कि किताब लिखी जानी चाहिए, और मैंने किताब लिखने की शुरुआत भी की। लेकिन जेल में उन 9 सालों में पे दर पे ऐसे वाक़यात होते रहे कि मैं किताब लिख नहीं सका। 2007 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, 2010 में हमारे डिफेंस लॉयर एडवोकेट शाहिद आज़मी का मर्डर हो गया, 2011 में ही ट्रायल शुरू हो गया, 2014 में आके ट्रायल कंक्लूड हो गया। तो इन सारे चीज़ों की वजह से मैं लिख नहीं सका। 2014 से 15 जब ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट रिज़र्व कर लिया और 1 साल का वक्फ़ा मैसर आया, तो फिर मैंने वो किताब लिखने की कोशिश की, जो बाद में बेगुनाह कैदी के नाम से आपके सामने आई है। जेल में बाकी कैदियों का बर्ताव कैसा होता था आपके साथ? मतलब आपको तो पता था कि आप इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं, क्या वो साथ में रहते थे? किस तरह से उनका बर्ताव होता था, या अलग नज़रों से देखा जाता था, या लोगों को पता चल गया था कि नहीं आप इनोसेंट हैं, फिर भी हम उनके साथ में, उनके बीच में? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा जो गवर्नमेंट या जो एजेंसी जो नैरेटिव तैयार करती है, वो नैरेटिव बहुत बड़ा हिमालय नैरेटिव होता है, और उसको सभी लोग कबूल करते हैं, जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी और जेल के अंदर मौजूद कैदी भी और हमारी सोसाइटी भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका कैरेक्टर सामने आता है, आपका जो किरदार, जो सौलेह किरदार सामने आता है, आप जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आप ताउन पेश करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये टेररिस्ट नहीं है। मुझे याद है एक वाक़या कि जेल के डॉक्टर ने इलाज के लिए आया, हमारी तबीयत ख़राब थी और कई लोग उस वक्त बीमार थे अंडा सेल के अंदर। तो वो इलाज करने जब आया तो उसने दवाइयाँ दी और उसने एक जुमला कहा। उसने कहा कि मैंने कई टेररिस्ट को देखा है, लेकिन टेररिस्ट आप लोग नहीं हैं, टेररिस्ट आपके जैसे नहीं होते, आप लोग तो बहुत अच्छे किरदार के लोग हैं। तो इस तरह से सामने चीज़ें आई है, और हम लोग मदद करते थे लोगों की एप्लीकेशन लिखना, RTI फ़ाइल करना, लोगों के लिए चार्जशीट के लिए चार्जशीट पढ़ना, बेल के लिए तैयारी करना। तो लोग हमसे बहुत मुतासिर थे और हमारी बहुत इज़्ज़त करते थे। आप टीचर थे स्टार्टिंग में, उसके बाद आप सलाखों के पीछे गए और वहाँ से आपने LLB की, वहाँ से आप वकील बन के मतलब आप वापस बाहर आए। ये जर्नी को थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे वकील एडवोकेट शाहिद आज़मी बहुत बड़ा जो है इंस्पायरेशन हमारे लिए थे। उन्होंने ही कहा था कि आप लोग जो ग्रेजुएट है उनको वकालत करनी चाहिए, और फिर मैंने, डॉक्टर तनवीर ने, एहतशाम सिद्दीकी ने, साजिद अंसारी ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दिया, और यके बाद दिगरे लोगों ने LLB करने की कोशिश की। मैं खुशकिस्मत था, 2015 में मैं बाहर आया। उसके बाद मैंने जो वकालत की डिग्री पूरी मुकम्मल करके डिग्री हासिल कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो LLM भी हो गया है। लेकिन ये जो 3 कैदी थे जिनको सज़ा लग गई, तो कभी कोर्ट ने, कभी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके लिए जो है रोड़े अटकाए, और आज भी ये लोग पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर सके LLB। लास्ट ईयर है एहतशाम का और साजिद अंसारी का, अब वो बाहर आए हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस साल वो लोग वकील बन जाएंगे। आपकी ना कानूनी लड़ाई बहुत सारे व्यूवर्स के सामने ऑलरेडी है कि ये पूरा मामला कहाँ से किस तरह से शिफ्ट हुआ, पहले क्या फ़ैसला आया, उसके बाद ये लड़ाई कैसे चली। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा वो जेल वाली ज़िंदगी के बारे में। ख़ास तौर पर आप टीचर थे, स्टूडेंट्स के बीच में रहना, बच्चों के बीच में दिन भर अपना वक्त गुजारना, और लोगों के बीच में रहता है एक उस्ताद, अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स अटेंड करना, और वहाँ बिल्कुल अकेले रहना, ये चीज़ें कितनी डिस्टर्बिंग थी अपने आप में? देखिए, जेल से आने के बाद तो मैंने तो कभी स्कूल के बच्चों को बताया नहीं है,
स्टाफ को तो पता था, लेकिन स्कूल के बच्चों को हमने बताया नहीं, हम तो पढ़ाते रहते थे। लेकिन पढ़ाने के दौरान जब कोई सबक पढ़ाया जा रहा है, उसके सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और एक सबक ख़त्म हुआ तो हमने पूछा कि भाई किसी को इस सबक के बारे में कोई सवाल पूछना है क्या? तो एक बच्चा खड़े रह के पूछता है कि आप जेल में कितने साल थे। एक बच्चा पूछता है कि आपकी किताब का नाम बताइए। एक बच्चा पूछता है कि सर आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका आईडी बताइए। एक बच्चा कभी ये पूछता है कि आपके ऊपर जो फिल्म बनी है उसका नाम बताइए, हम देखना चाहते। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड सवाल मुझे लगते हैं और मैं तो कोशिश करता हूँ कि इसको इग्नोर करूँ बच्चों तक कि वो बातें नहीं जाए। लेकिन बच्चे हमारे स्मार्ट हैं और वो सोशल मीडिया पर बहुत ही लगे रहते हैं, उनको पता है, वो देखते रहते हैं। तो इस तरह के सवालात पूछते हैं और उनको बहुत ही हिकमत के साथ जवाब देने की कोशिश की जाती है। अकेलेपन के ऊपर आपने कुछ बताया नहीं ज़्यादा। जब आप अंदर थे तो वो अकेलापन कितना ज़्यादा डरावना था, भयानक था? देखिए जनरली हमको एक डर था कभी भुला दिया जाऊंगा, लोग भूल जाएंगे, मेरी शख्सियत को लोग याद रखेंगे या नहीं, ऐसा कोई ख्याल आया था जहन में कभी? उसमें ये था कि जो टेररिज्म के जो केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को अंडा सेल के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा जाता है। तो वहाँ तो कोई इज़्ज़त होती नहीं है। जेल और कैदी और जो इस तरह के जो टेररिस्ट केस में आते हैं उनके साथ बहुत ही बेइज्जती का बर्ताव किया जाता है और उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होगा अंजाम, हमको कितनी सज़ा मिलेगी, हम कब बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। लेकिन हमें इस बात का एहसास ज़रूर था कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करते थे कि हम बेगुनाह है, ज़रूर बाहर निकलेंगे और इस किताब के ज़रिए से हम दुनिया वालों को ज़रूर मैसेज देंगे। अभी जो हाल में एहतशाम सिद्दीकी ने एक किताब लिखी जेल के अंदर, फांसी की सज़ा लगने के बाद उन्होंने अपनी पूरी कहानी को मंजूम अंदाज में अंग्रेज़ी में लिखा है। उस किताब का नाम है हॉरर सागा। वो भी पढ़नी चाहिए लोगों को, बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। तो तन्हाई के अंदर हमने अपने आप को गंवाने की, खपाने की और गुम हो जाने की कभी भी कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया। हम पढ़ते रहे, लिखते रहे, किताब लिखते रहे और समाज के लिए एक बेहतर से बेहतर शहरी बनकर बाहर निकलने की हमने कोशिश की। सिस्टम और इंसाफ को लेकर आपको क्या लगता है कि एनआईए और एटीएस जैसी एजेंसियां, वो वक्त की मैं बात कर रहा हूं जो सिनेरियो था 2005 का, 2006 का, क्या मज़हब देखकर ख़ास तौर पर टारगेट उस वक्त किया जा रहा था सबको? क्योंकि आपके केस में पर्टिकुलर नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी वो जो वक्त था उस वक्त में ऐसा कुछ था वाकई? देखिए वो जो पीरियड था कांग्रेस का पीरियड था और मरकज़ में भी और हमारी महाराष्ट्र रियासत में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और एटीएस उस वक्त तो एनआईए नहीं थी, 2006 की बात है, 2008 के अंदर एनआईए बनी है। 2006 में जहाँ तक कि मुझे याद आता है, क्राइम ब्रांच हो या एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, ये और एक आज भी अगर आप देखेंगे इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो एजेंसीज़ का रवैया मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं है। ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ आज भी लोगों को फंसाया जा रहा है। झूठे केस और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हमारे केस से पहले मैं अगर आपको मिसाल दूँ तो अक्षरधाम मंदिर जो ब्लास्ट हुआ था गुजरात में, उसमें मुफ्ती साहब को फंसाया गया था। हमारे केस में आप देख चुके हैं मालेगांव के अंदर जो ब्लास्ट हुआ कब्रिस्तान के अंदर, उसमें भी मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया है। और ये सिलसिला हमारे तक के एंड नहीं होता, बल्कि हमारे बाद भी कई सिलसिला है जो चल रहा है। ख़ास तौर से आप देखेंगे जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट के अंदर मिर्ज़ा हिमायत बेग को जो फंसाया गया, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने ब्लास्ट के केस से बाइज़्ज़त बरी किया। तो इन जनरल पुलिस का और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रवैया मुसलमानों के साथ सही नहीं है। वो उनको झूठे मुकदमात में फंसाते रही है और उनका ये रवैया मैं समझता हूँ किसी न किसी सूरत में, शक्ल में हर गवर्नमेंट में जारी रहा है और आज भी जारी है। 9 साल के बाद आपको कोई माफ़ी मांगे या सॉरी बोले, बहुत छोटा है, मतलब ये मुआवजा नाकाफ़ी, तमाम चीज़ें नाकाफ़ी है, लेकिन सिस्टम से एक ख्वाहिश तो होगी आपकी कि कभी इस तरीके से मुझे वापस जो है सम्मान से नवाजा जाए और एक सॉरी तो बनता है। देखिए हमने तो ये बात उस वक्त भी की थी 2015 में जब मैं रिहा हुआ था। 2025 में जब ये लोग रिहा हुए तो हमने ये बात की है कि ना सिर्फ पुलिस को बल्कि हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुआवजे की अगर आप बात करेंगे, 19 साल का मुआवजा आप क्या नापेंगे? तो मेरा ये कहना था कि कम से कम 1 साल का पर एक्यूज़ को 1 करोड़ रुपया, यानी हर एक्यूज़ को 19 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी घर दिया जाना चाहिए। मुझे पता है कि वो 1 रुपया भी नहीं देंगे, लेकिन अखलाकी तौर पर ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको दिया जाना चाहिए। और आप देखिए उल्टा रवैया है कि वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, वो कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो हमारे फांसी का फंदा फंसाने के लिए
हमको दोबारा जेल के अंदर भेजने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं, तो ये रवैया बहुत ही शर्मनाक है, बहुत अफसोसनाक है। यही चीज़ वापस मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मालेगांव जब हमारे रिपोर्टर गए थे मुनसिफ के लोगों से वहाँ बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत देखो पिछले 8 दिन पहले जो मामला आया वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है और यहाँ नहीं, ये धर्म के नज़र से क्यों देखा जा रहा है। वहाँ चीज़ें काफ़ी जो है वो क्लियर भी हो जाती है। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि उन पुलिस वालों को ATS अफसरों का चेहरा आपके जहन में होगा हमेशा के लिए, उनको जब वो चेहरा जहन में आता है, क्या एक दिल में आती है ख्वाहिश के यार मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था? वो अफसरान जब याद आते होंगे आपको तो क्या बीतती होगी दिल पर, जहन पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि उसमें से कुछ लोगों ने ज़्यादी दुश्मनी की वजह से समझिए या मुसलमानों के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से जो दुश्मनी उनके अंदर भरी गई है उस ताल्लुक़ से उन्होंने किया होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई कमांड के ऑर्डर पर उस वक्त जो KP रघुवंशी जो ATS के चीफ़ थे, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर AN रॉय थे, उनके दबाव में आकर उन्होंने किया था। कुछ पुलिस अफसरान अच्छे भी थे जिन्होंने माफ़ी मांगी, जिन्होंने ख़ुदकुशी कर दी इस केस को चलते हुए। विनोद भट्ट के बारे में आप जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मिला जुला रवैया है। जहाँ तक कि उनको माफ़ करने का सवाल है तो मैं ये पूछता हूँ किसको माफ़ किया जाएगा? जो शख्स माफ़ी मांगता है उसको माफ़ किया जाता है, लेकिन जो शख्स माफ़ी मांगने ही तैयार नहीं है, जो शख्स इस बात पर आमादा नहीं है कि उसने कोई गलती की है, तो उसको कैसे और क्यों कर माफ़ किया जाएगा? आज भी जब उन लोगों के चेहरे मेरे जहन में आते हैं तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि अगर वो माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, तो शायद कि उनके लिए अच्छा ही हो। अब आगे की जो आपकी ज़िंदगी, आपने वकालत कर ली है, इस वकालत में बहुत सारे हिडन एजेंडे होंगे, ज़ाहिर तौर पर आप लोगों के लिए काम भी करना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी किताब में भी बताते हैं। मैं असल में ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे की ज़िंदगी को आप किस चश्मे से देख रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें तो अब करनी हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ख़ासतौर पर हमारे तबके के लिए? देखिए, हम समझते हैं कि जो हमने इनोसेंस नेटवर्क जो एक NGO बनाई है, या जो ये किताब लिखी है, या जो हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो इसका मकसद बुनियादी यही है कि समाज के अंदर, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर लीगल अवेयरनेस को जो है बढ़ावा दिया जाए। लोगों को बताया जाए कि किस तरह से आपको पुलिस के चुंगल से बचना है। अगर खुदा न खास्ता कोई झूठे मुकदमे में किसी को पुलिस फंसाने की कोशिश करती है तो वो क्या तरीके हैं कानूनी जिसको आपको अपनाना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। खौफ अपने दिल से निकाल देने की ज़रूरत है और बिल्कुल कानून के सहारे से और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ये कानूनी जंग लड़नी चाहिए। इसके लिए हम नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। आपकी फैमिली और परिवार को लेकर के जब आप अंदर थे, जब आप बाहर आए, किस तरह से वो तमाम चीज़ें हुई, किस तरह से आपको मेंटल सपोर्ट उनकी तरफ से मिला और आपने अंदर रहते हुए किस तरह से उनको मतलब सपोर्ट किया सिचुएशन को लेकर? फैमिली तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, ख़ास तौर से जब छोटे बच्चे हो, नई नवेली दुल्हन हो, नई नई शादी हुई हो और कमाने वाला कोई अकेला शख्स हो और वो जेल में चले जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। 19 साल तक लोग जेलों में थे और फैमिली ने इंतज़ार किया, बीवियों ने इंतज़ार किया अपने शौहर का। आज भी वो उनके शाना बशाना खड़ी है और वो इस झूठी जो इल्ज़ामात लगाए थे ATS ने, उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया और आज भी उनके लिए जो है वो जंग करने के लिए सो कहिए या उनकी सच्चाई की इस जंग में उनके साथ खड़े हुए। आपको ताकत मिले अगर सिस्टम बदलने की, आप कौन सा कानून बदलना चाहेंगे? सिस्टम में क्या चीज़ें शामिल करना चाहेंगे और क्या सबक उनको आप देना चाहेंगे ख़ास तौर पर ये पूरे इंसिडेंट के बाद? मैं समझता हूँ जो ब्लैक लॉ है भारत के अंदर, ख़ास तौर से जो UAPA है, टाडा पोटा थे, अभी मौका है और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक नया कानून बना है सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी के नाम पे। तो ऐसे वो तमाम कानून जिसे काले कानून कहा जाता है, जो इंसानों के हुकूक को सल्ब कर लेते हैं, जो किसी बेगुनाह को शक की बुनियाद पर सालों साल कैद में बंद कर देते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे सारे कानून को जो है सल्ब कर देना ही ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा एक कानून जो हमारे भारत में नहीं है, वो कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए कोई प्रोविज़न, कोई कानून नहीं है, तो उसको भी बनाया जाना चाहिए ताकि हमारे पुलिस अधिकारी इस तरह की हरकत आइंदा ना कर सके। एक आखिरी पैगाम जो बेगुनाह हैं, जेल में बैठे हैं, उनके परिवार वालों के लिए, ताकि उनकी भी एक हिम्मत और हौसला अफजाई हो जाए
और एक मैसेज भी हो जाए ख़ास तौर पर। कि मैं समझता हूँ जितने भी लोग इस वक्त भारत की जेलों में क़ैद है और जो ख़ास तौर से बेगुनाह है और झूठे मुकदमात में फंसाए गए हैं, उनके लिए 7/11 का केस एक आइडियल केस है और उनको सब्र करना चाहिए, उनको अल्लाह पर तवक्कल करके इस कानूनी जंग को जारी रखना चाहिए। और जिस तरह से देर आयत दुरुस्त आयत 19 साल बाद ये केस छुटा है, आप लोगों का भी केस इंशाल्लाह छुटेगा और आप लोग भी जो है आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद शेख साहब। वहीद शेख भले ही 19 साल नहीं लेकिन 9 साल तक जेल की दीवारों से, अंडा सेल से इंसाफ की उम्मीद तलाशते रहे और अपने बाकी बेगुनाह 12 साथियों के साथ जिस कदर मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, काबिल सताइश है। आपने साबित कर दिखाया है जुल्म की तारीख कितनी भी लंबी हो, आखिर इंसाफ सुबह बनकर उगता है। खास मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।